पिछले अंक में हमने बात की थी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट यानी अमेज़न के घने बरसाती जंगलों और सहारा के सूखे रेतीले रेगिस्तान का आपस में क्या रिश्ता है, इसमें यिन यांग का क्या संदर्भ है और मधुशाला में ये बातें कहाँ से आ गई। और एक कहानी सुनाई थी बच्चन जी के बचपन की, जिसमें चमारे नम्मा से जुड़ा एक किस्सा भी था। आज बात करते हैं कुछ नॉस्टैल्जिया और ऑगमेंटेड रियलिटी की। देखिए ये मधुशाला की अगली कविता में कैसे झलक रहा है। अधरों पर हो कोई भी रस, जीवा पर लगती हाला। यानी अधरों पर, होठों पर कोई भी रस क्यों ना हो, जुबां पर स्वाद हाला का ही आता है। अधरों पर हो कोई भी रस, जीवा पर लगती हाला। भाजन हो कोई हाथों में, लगता रखा है प्याला। भाजन हो कोई हाथों में, लगता रखा है प्याला। भाजन यानी बर्तन, तो कवि कहते हैं हाथों में कोई भी बर्तन क्यों ना हो, एहसास प्याले का ही आता है। अब आगे सुनिए। हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती। यानी आसपास दिखने वाले हर चेहरे में साकी का चेहरा नजर आता है, और आंखों के आगे चाहे जो भी दृश्य हो, आंखों में तो बस मधुशाला ही रची बसी है। हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती। आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला। आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला। लड़कपन के दिनों में बच्चन साहब के एक बड़े अच्छे मित्र थे, करकल। मित्र क्या, वो उनके भाई जैसे थे, उनकी मुंह बोली बुआ के पुत्र। और करकल की पत्नी थी चंपा, वो भी बच्चन जी की बड़ी अच्छी मित्र थी। इन दोनों की बात आगे विस्तार से फिर कभी करेंगे, जब हम बच्चन जी के जीवन में आई अलग अलग विशेष महिलाओं की बात करेंगे। बहरहाल करकल और चंपा की मृत्यु बड़ी जल्दी हो गई, और उससे बच्चन जी को बहुत गहरा दुख पहुंचा। इसके बाद बहुत लंबे समय तक वो शोक में डूबे रहे। मधुशाला में जब वो जलते हृदय की आग या अनुभव रूपी अंगूरों को निचोड़कर हाला बनाने की बात करते हैं, उसकी पृष्ठभूमि में कुछ इस तरह के दुख भरे अनुभव भी सम्मिलित हैं। करकल और चंपा की मृत्यु के कुछ समय बाद बच्चन जी की मुलाकात हुई श्री कृष्ण नाम के व्यक्ति से, जो पहली मुलाकात से ही उनके बड़े अच्छे मित्र बन गए और बच्चन जी की कविताओं के बड़े प्रशंसक भी। यहाँ तक कि संपूर्ण या कंप्लीट मधुशाला सुनने वाले वो पहले कुछ लोगों में शुमार थे। श्री कृष्ण भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई से भी जुड़े हुए थे और छिपकर क्रांतिकारियों की सहायता किया करते थे। उनकी एक महिला मित्र थी, रानी या प्रकाशो। वो असल में यशपाल की संगिनी थी और श्री कृष्ण उनको अपनी भाभी मानते थे। यशपाल के बारे में काफी लोग जानते होंगे, तो उनकी और रानी की बात आगे कभी करेंगे। बच्चन जी ने एक समय उनकी भी काफी सहायता की थी। बहरहाल श्री कृष्ण और रानी में बच्चन जी को अपने पुराने मित्र करकल और चंपा की झलक दिखाई देती थी। एक बार वो बीती बातों पर विचार करते हुए सोचते हैं और स्वयं से प्रश्न करते हैं, उन्हीं के शब्दों में, क्या जीवन पूर्व अनुभूतियों के क्षणों को दोहराता भी है? मात्र परिस्थितियां बदल जाती हैं, पर अमूर्त भावनाएं क्या पहले की ही तरह उमड़ घुमड़ कर मन को मथ नहीं जाती हैं? श्री कृष्ण और रानी के साथ बैठे, कभी झुटपुटे में, कभी मंद प्रकाश में, कभी अंश चंद्र अथवा तारों की छाह में, मैं इस बात को बिल्कुल भूल जाता कि यह दिल्ली है, यह श्री कृष्ण है, यह रानी है, या यह मैं हूं। बस ऐसा लगता जैसे मैं इलाहाबाद में हूं और करकल और चंपा के साथ बैठा हूं। किंतु यदि कुछ वस्तुगत दृष्टि से देख पाता, यानी प्रैक्टिकल होके देख सकता, तो मैं सोचता हूं कि ना श्री कृष्ण करकल थे, ना रानी चंपा थी, ना दिल्ली इलाहाबाद था। ये जो था, ये एक तरह की माया थी, एक तरह का भ्रम या मृगमरीचिका, कि हम जो देखना चाहते हैं वो हमें वहां दिखाई देने लगता है। हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती। आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला। अब इसी बात को
आजकल की टेक्नोलॉजी वाली भाषा में ऑगमेंटेड रियलिटी कहा जाता है या AR, कि आप हों कहीं पर किंतु उस जगह के परिप्रेक्ष्य में, उस जगह की बैकग्राउंड में आप कोई और ही दृश्य, इंसान या कुछ वस्तुओं को प्रक्षेपित कर सकते हैं, यानी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। AR में यही तो होता है कि जगह कोई हो और उसके ऊपर प्रोजेक्शन किसी और चीज का। ऐसी ही बात कई बार नॉस्टैल्जिया में भी होती है। शायद इसीलिए कहते हैं कि नॉस्टैल्जिया एक तरह की मेंटल वेकेशन है, यानी दिमागी अवकाश, कि आप बिना अपनी जगह से हिले मन मस्तिष्क से कहीं और ही, किसी और ही समय में घूम के आ सकते हैं। इसी तरह की बात अगली कविता में भी है। किसी और मैं आंखें फेरूं दिखलाई देती हाला, किसी और मैं आंखें फेरूं दिखलाई देता प्याला। यानी मैं कहीं भी नजरें घुमाऊं, कहीं भी देख रहा हूं, मुझे तो हर ओर हाला दिखाई देती है, मुझे हर ओर प्याला दिखाई देता है। किसी और मैं आंखें फेरूं दिखलाई देती हाला, किसी और मैं आंखें फेरूं दिखलाई देता प्याला। किसी और मैं देखूं मुझको दिखलाई देता साकी, किसी और देखूं दिखलाई पड़ती मुझको मधुशाला। कहीं भी देख रहे हों, कहीं भी नजरें हों, जब किसी को डूब के चाहा हो तो हर जगह साकी ही दिखाई देती है, हर जगह प्रेमी ही दिखाई देता है, हर जगह मन की मधुशाला दिखाई देती है। किसी और मैं देखूं मुझको दिखलाई देता साकी, किसी और देखूं दिखलाई पड़ती मुझको मधुशाला। बच्चन जी के कैम्ब्रिज में PhD वाले दिनों की बात है, जब वो एक बार डबलिन गए थे तो जहाज से उतरकर डबलिन जैसा बच्चन जी को दिखाई दिया। वो उसके बारे में अपनी आत्मकथा बसेरे से दूर में कहते हैं, सूर्य के प्रकाश में डबलिन को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आंखों पर हरा चश्मा लगाकर वहां उतर पड़ा हूं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, हरी घास भरी भूमि, हरे पेड़ पौधों की सघनता की प्रत्याशा तो मैं करता हुआ आया ही था, किंतु वहां तो सब कुछ ही हरे रंग का। लेटर बॉक्स, ट्रैफिक के बोर्ड, दीवारें, लाइब्रेरी, सब कुछ हरे रंग में रंगा हुआ। शायद इसी कारण तो आयरलैंड को एमराल्ड आइलैंड कहते हैं, या कहें मरकत द्वीप। मरकत अर्थात पन्ना, जो कि 9 रत्नों में सबसे हरे रंग का होता है। हमने पिछले अंक में एक सवाल पूछा था, एमराल्ड आइलैंड किसको कहते हैं? बच्चन जी ने आयरलैंड और मरकत पर कई कविताएं भी लिखी हैं, जैसे ये वाली पतझड़ की शाम, जो मुझे स्वयं बहुत प्रिय है। नीलम से पल्लव टूट गए, मरकत से साथी छूट गए, अटके फिर भी 2 पीत पात, जीवन डाली को थाम सके, है यह पतझड़ की शाम सखे। नीलम से पल्लव टूट गए, मरकत से साथी छूट गए, अटके फिर भी 2 पीत पात, जीवन डाली को थाम सके, है यह पतझड़ की शाम सखे। लुक छिप करके गाने वाली, मानव से शर्माने वाली, कूकू कर कोयल मांग रही, नूतन घूंघट अविराम सखे, है यह पतझड़ की शाम सखे। लुक छिप करके गाने वाली, मानव से शर्माने वाली, कूकू कर कोयल मांग रही, नूतन घूंघट अविराम सखे, है यह पतझड़ की शाम सखे। नंगी डालों पर नीड सघन, नीड़ों में है कुछ कुछ कंपन, मत देख नजर लग जाएगी, यह चिड़ियों के सुखधाम सखे, है यह पतझड़ की शाम सखे। नंगी डालों पर नीड सघन, नीड़ों में है कुछ कुछ कंपन, मत देख नजर लग जाएगी, यह चिड़ियों के सुखधाम सखे, है यह पतझड़ की शाम सखे, है यह पतझड़ की शाम सखे। बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही सुरीली कविता है। इस कविता की चर्चा मधुशाला में आगे भी होगी, किंतु आज यहीं विराम लेते हैं। अगले अंक में बात करेंगे अप्सराओं की, एक कहानी रंभा के जीवन की, और बच्चन जी के जीवन में हम किस किस को अप्सरा कहते हैं। उन्हीं में से एक थी
आयर मधुवन की कलिका, नाम था जिसका नोरा। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं बच्चन जी की मधुशाला की, उससे जुड़े कुछ किस्से कहानियों की, कुछ जीवन अनुभवों की और कुछ भावार्थों की। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। मधुशाला पर हम एक लाइव डिस्कशन भी करते हैं हर एक रविवार रात 8 बजे। वो होता है मेंजा ऐप पर, उसका लिंक यहीं नोट्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले अंक में। आपका दिन और जीवन मरकत के रंगों जैसा जीवंत बना रहे।